इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है। एक हम लोग की आ रही है। जी सर। हाँ आ रही है, हम आ रही है। एक जस्ट चलो, आवाज आ रही है, जी आवाज आ सर। रही है। जी सर। ये आवाज क्या होती है? सर आवाज एक साइंटिफिक टर्म है ध्वनि जिसको कहते हैं, जिससे जो हवा में को मतलब हवा में चल एक पर्सन से दूसरे जगह पर्सन तक पहुंचती है हवा के माध्यम से, और जिसको हम सुनते हैं सर। तो ध्वनि बोलते हैं। कितनी स्पीड वाली ध्वनि हम सुन सकते हैं? सॉरी सर। तो जो हवा है, एयर और विंड में क्या फर्क सर हवा तो वो जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रही है और तो वो हवा है, लेकिन जब वो तेज गति से चल रही है तो उसको विंड बोलेंगे। है? अच्छा, कितनी स्पीड से चलेगी तो विंड बोलेंगे? सर उसका आइडिया। ओके। अभी भारत के कुछ हिस्सों में एक जो है हवा चली है। हवा थी कि विंड था, क्या था वो? तूफान? सर क्या, तूफान था वो। क्या नाम था उसका? साइक्लोन। साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन किसको बोलते हैं? सर साइक्लोन जब हवा बहुत ज्यादा तेज गति से चलती है और समुद्र के आसपास जितनी भी हवा होती है वो जब एक साथ इकट्ठे होकर तेज गति से चलती है तो उसको साइक्लोन बोलते हैं। क्यों इकट्ठी होती है? तो प्रेशर एक बनता है, इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है जो हवा और समुद्र के बीच में क्रिएट होता है। क्यों दबाव बनता है? एनवायरमेंटल प्रेशर क्यों बनता है? कुछ ही उसी हिस्से में क्यों बनता है? चक्रवात क्यों एक ही हिस्से में? हाँ सर इसका आइडिया। अच्छा, जब चक्रवात आया उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक? नहीं आइडिया सर। है? सॉरी इस चक्रवात का नाम क्या लोगों ने रखा? सर सर मैं भूल गई अभी मैं। तो इस चक्रवात का नामकरण कैसे होता है? सर उसके नेचर के हिसाब से होता है, जैसे अभी जो आया था वो बांग्लादेश से आया था तो वहां पर उसको एज ए आपदा देखा गया था, तो इसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। और कहाँ से वो निकल रही है, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर भी इसका नामकरण है। तो यूसीसी जो है, अभी लागू होने की बात हो रही है, यूसीसी, जी सर। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मेरे हिसाब से अगर मेरी राय देखी जाए तो इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक है कि अगर ये लागू होता है तो जो देश में इनइक्वालिटी है पर्सनल लॉ को लेकर, वो एक जैसी हो जाएगी। सभी धर्म के जो लोग हैं वो एक उनके लिए एक पर्सनल लॉ हो जाएगा, और इससे एक समाज में एकता का एक जैसा माहौल होएगा। और अगर इसकी निगेटिविटी देखें तो हर एक वर्ग धर्म जो अब जिन धर्म का को मानने की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं उससे हाथ हो सकता है उसके ऊपर। भारत में खूबसूरती ये है कि सभी धर्म संप्रदाय, सभी अपनी रीति रिवाज को मानने वाले खुशहाल रहते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो उसकी क्या आवश्यकता है लागू करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? सर जैसे अब क्रिमिनल लॉ है तो वो सबके लिए एक जैसा है। हाँ। वैसे अगर पर्सनल लॉ भी जो शादी से रिलेटेड है, अडॉप्शन से रिलेटेड है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अगर वो भी एक जैसा, डिवोर्स से रिलेटेड भी एक जैसा कर देंगे तो वो समाज में एक जैसा माहौल होगा, और सभी सभी के लिए एक ही रूल्स और रेगुलेशन और पनिशमेंट होगी उसके लिए।
ये कैसे कर सकते हैं? आदिवासियों में मातृसत्तात्मक परिवार होता है आदिवासियों में, और बाकी हमारे उत्तर भारत के परिवार में पितृसत्तात्मक होता है, तो कैसे मानेंगे वो? आदिवासी मानेंगे इस परिवार को? शायद सर, मुश्किल। सर इसकी यही चुनौती है कि इनको इसको सभी वर्गों को इसके लिए तैयार करना तो पड़ेगा। इसको लागू करने की आवश्यकता है। उत्तर भारत के लोग मानते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, और उधर आदिवासी मानते हैं मातृसत्तात्मक परिवार, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? क्या समस्या उत्पन्न हो गई? अभी तक नहीं होती थी, अब होने लगी। तो, मेरे को ऐसा लगता है कि एक एक लॉ, एक भारत एक लॉ की जो नीति है, उससे सभी जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग नियम है, वो एक हो जाने से नियम तो जाते सबके लिए बराबर ही है, सब लोगों के बराबर ही है। बाकी तो जो व्यक्तिगत है धर्म का या संप्रदाय का, उसका अपना है। तो जब धर्म संप्रदाय को हम व्यक्तिगत जो नियम कानून जो है उसका पालन नहीं कर देंगे, तो भारत का लोकतंत्र बचा कहाँ तक? नॉर्थ ईस्ट के लोगों की परंपराएं अलग हैं, गोवा की परंपराएं अलग हैं, सिख विशेषकर, मुस्लिम को नहीं, सिख कम्युनिटी की बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, जो उनके नियम है कानून है वो बड़े अलग हैं। जैन के लोगों के अलग हैं, खुद के जी लोगों के अलग है। अब बाकी तो क्रिमिनल लॉ, कोर्ट प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज सब तो बराबर है, इक्वल है। जी सर। किसी को देखा कि किसी पे एफआईआर कुछ और लगता है और बाकी लोगों को कुछ और लगता है? सब तो बराबर ही है। तो जी सर। किसी के जीवन की जो परंपराएं हैं, उस पे छेड़छाड़ करने की सरकार को क्या आवश्यकता है? हाँ तो सर, भारत के मेरे को लगता लोकतंत्र की है खूबसूरती खत्म हो जाएगी। सर, मैं इसको वैसे भी देख सकती हूँ कि आप जो कह रहे हो वो भी एक वो भी सही है सर अपनी जगह। लेकिन मैं इसको ऐसे देखूंगी कि अगर अगर हम सभी के लिए एक जैसा करते हैं तो एक माहौल हो सकता है सर। अब किसी के जैसे ट्रिपल तलाक था, तो उसके पीछे क्या है, महिलाओं का कहीं ना कहीं उससे शोषण हो रहा था। तो अभी एक जैसा लॉ बना देने से या फिर किसी भी ट्रिपल तलाक का केस आप जानती है भारत में हुआ? ट्रिपल तलाक में केस कोई नहीं जीता। अपने आस पास सुना है कभी? नहीं, नहीं सर, सॉरी सर। ये तो कहानी वाली बात हो गई। अगर मान लीजिए 15 करोड़ में किसी एक दो का कभी किसी के साथ हो गया हो, तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बना करके प्रथा बनाने की आवश्यकता है? चल ठीक है, उसके लिए अलग कानून बन गया, अलग कानून बन गया, ओके डन, वो भी खत्म हो गया। देखिए आप अपने आसपास के समाज में पूछिए, देखिए, तो ट्रिपल तलाक का कोई केस नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए उसके लिए अलग, तो बाकी के लिए इसी तरह से आइडेंटिफाई करके अलग अलग कानून बनाया जा सकता है। अब जी सर। मैरिज में क्या कहेंगे कि हर वर्ग के लोग साथ खड़े करेंगे? ऐसा कानून बनाना चाहते हैं? नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं है, सभी को अपने धर्म के हिसाब से जो तो, मान्यता है उसको। तो धर्म की जो आस्था है उसके साथ तो लोग लोग मानेंगे, उसको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता सॉरी सर, मैं इसके लिए थोड़ा और पढ़ लूंगी। है? ओके। आ, आ, अभी जो भारत में नया पार्लियामेंट हाउस बना है, जी सर। तो क्या आप उसकी आवश्यकता को समझते हैं? हाँ सर, समय के हिसाब से देखा जाए तो इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा पहला पार्लियामेंट था वो लगभग 100 साल पुराना था, अंग्रेजों ने बनाया था। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैश ये नया भवन बनाया गया है, तो आगे फ्यूचर को देखते हुए इसकी रिक्वायरमेंट थी सर। क्यों इस वक्त भी आर्थिक संकट है, क्राइसिस है, सामाजिक है, उस वक्त 80 करोड़ लोगों को हम लोग किसी तरह से खाना वो करा रहे हैं शाम को, यानी कि जो 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको अननेसेसरी पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट बनाने की आवश्यकता क्यों? सर, ये जो समस्या है वो सही है, वो हमारे समाज में है। लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम देखें तो अभी तक जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट है या फिर जो जो भी ऐसे भवन है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा होता है कि हमारे देश के लोगों ने सरकार ने कुछ इस इनिशिएटिव लेकर कुछ अलग किया है, तो कुछ नया बनाया है, तो उससे अपनी ये जो धारणा। अर्थव्यवस्था अपनी
अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करके फिर वो सब काम करना चाहिए। तब तो औरंगजेब ने ठीक ही कहा था कि पूरा भारत में भूख भूखमरी थी और ताजमहल बना रहे थे साहब उनके फादर। जी सर। आपकी क्या राय है इसमें? सर मैंने अभी जैसा कहा कि अभी समय के हिसाब से जो समय का डिमांड है उसके हिसाब से मेरे को वो ठीक लगा किस बनाना। दिन उद्घाटन हुआ नई पार्लियामेंट का, डेट याद है आपको? नहीं सर, सॉरी सर। कोई ऐसा दंड स्थापित किया गया, पूरा नाम क्या है उसका? क्या सर? कोई दंड सॉरी। स्थापित किया प्रधानमंत्री ने, कोई छड़ी पार्लियामेंट हाउस में? जी सर। तो पूरा नाम? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। कि उसका कोई संबंध है किसी उससे, डायनेस्टी हाँ से? सर, ये सर ये साउथ में जो राजा होते थे उनके मतलब राज्य के दरबार जो में जो लोग होते थे वो इसको रखते थे, और उससे रिलेटेड है कुछ। तो वो राजदंड का सिंबल था और अशोक स्तंभ शांति का सिंबल। वो पनिशमेंट का सिंबल था और अशोक का स्तंभ पीस का सिंबल। तो इसका मतलब कि पनिशमेंट का सिंबल स्थापित किया गया है, दंड का प्रतीक, जबकि नहीं सर, अशोक ये स्तंभ शांति का प्रतीक। सर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ये हमारा आधुनिक जो हमारा जो ऐतिहासिक ये एक तरह का हमारा कला है जिसको वापस से जीवंत करने की कोशिश की गई है। इसलिए अगर आपको, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? असिस्टेंट डीपीआरओ? डायरेक्टर कम DPR। डीपीआरओ आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, कोई 5 कारण बताइए। अभी को सर क्यों? मेरे हिसाब से मेरे अंदर अपनी बातों को रखने के का कैपेबिलिटी है, और मैं कम्युनिकेट करके अपने विचारों को स्पष्ट दूसरों तक पहुंचा सकती हूँ। ठीक है। तीसरा, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसी सब्जेक्ट में है, तो मेरे को सब्जेक्ट नॉलेज भी है। चौथा, मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हूँ, तो जो भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है मैं उससे अपडेटेड हूँ। और चौथा, पांचवा, मेरे को लगता है कि मैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ इस पोस्ट के लिए। ठीक है सर। कृषि रोड मैप कोर्स जो है वो, कृषि रोड मैप बताइए, ये कब यस सर। शुरू? सर ये चौथा कृषि मैप रोड मैप है बिहार का। ये कब किया गया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ क्या बोल रहे सर, सॉरी। जो फोर्थ जो कृषि रोड, वो जी अपना सर। कृषि रोड मैप है, वो कब जी सर। स्टार्ट? सर ये इसी साल स्टार्ट हुआ है। कब? सर एग्जैक्ट डेट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। तो ये कितने कितने साल के लिए किया था? सर ये 4 साल का होता है मेरे को जहाँ तक लगता और फर्स्ट कृषि रोड मैप कब स्टार्ट किया गया था? है। चलिए, इससे इससे कोई फायदा हुआ क्या? रोड मैप जो बनाया गया, तो बिहार की जो पहले की जो कृषि थी, क्या उस कृषि में कुछ लाभ हुए क्या? नहीं? सर मेरे को लगता है कि जो भी बिहार सरकार जो भी कदम उठाती है कृषि के क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं लाभदायक है किसानों के लिए। जैसे अगर हम इस बार की बात, इससे पहले बात करें तो लोग किसानों को मशरूम वगैरह, मशरूम और जो की खेती के लिए लोग मोटिवेट किया गया था। इस बार मोटे अनाज के लिए और लेमन ग्रास के खेती के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खेती का जितने भी खेती से रिलेटेड जैसे फॉर्म्स है, किसान की खेती खेत है, उसके ऊपर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। और तेल के ऑयल सीड्स और जो दाल के सीड्स हैं इसके पैदावार में बढ़ोतरी की जाएगी।
ये बिहार में बिहार में दलहन की खेती क्या है? सॉरी सर। दलहन की खेती। ये बताइए कि आपने मालवा वहां से आपने पढ़ाई की है, मालवा क्यों कहा जाता है? सर वो क्षेत्र जहाँ पे होलकर राज्य शासन करती थी उसको मालवा कहा जाता है। मालवा मतलब कि नहीं, मत मालवा जियोग्राफिकल नेम। मालवा, मालवा जियोग्राफिकल नेम है। होलकर से पहले भी मालवा था। मालवा कोई होलकर आए तो होलकर से मालवा बन गया, ये नहीं है। मालवा तो बहुत पहले से है। सर ये क्षेत्र का विभाजन उस हिसाब से किया जाता होगा। से बहुत आप स्पष्ट नहीं है। नहीं सर सॉरी। वो और मालवा कैसे अधिकार, ये कैसे मराठों के अधिकार में कैसे? क्या सर? ये मालवा का जो क्षेत्र है जहाँ से जी अपने सर। पढ़ाई लिखाई इंदौर से, ये कैसे मराठों के अधिकार में कैसे? सर शिवाजी बाजीराव जो थे उन्होंने इसका पूरा उस क्षेत्र पे अपना साम्राज्य बनाया था। और फिर वहां से मराठा जो थे वो आगे बढ़ रहे थे मालवा की तरफ और साउथ को कॉन्कर करने के लिए। तो उस समय से ये मालवा का स्थापित हुआ बस। SCO में कब शामिल हुआ? कैसा? भारत SCO में, हम्म। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। जी सर। SCO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जी सर संघाई कोऑपरेशन जी ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो उसमें भारत कब शामिल हुआ था? चलिए। 2001 में। अच्छा, और SCO बनाया क्यों गया था? ये कब बना सर और ये बनाया बेसिक क्यों? सर ये 2001 में बनाया गया था और जितने भी इसके मेंबर हैं उनका बेसिकली इसमें टेररिज्म और जो जो भी जितने भी एशियन ये हैं कंट्रीज है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को देखने के लिए। लास्ट मीटिंग कहाँ हुई थी इसकी? इसकी लास्ट सर मीटिंग हुई थी। लास्ट सॉरी सर लास्ट का अच्छा, और अभी मीटिंग कहाँ हो रही है? सर अभी इंडिया में वर्चुअली किया जा रहा है ये। किस दिन हो रहा है? आज ही के दिन। तो ये है कि और आप देख रही हैं कि अभी यूरोप में, फ्रांस में जो है खासकर, जी सर। फ्रांस में बहुत ज्यादा आपने राइट्स की बात सुनी होगी, किस वजह से हो रही है वहाँ? सर ये एक लड़का है निहाल करके उसके उसको पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया था। तो उससे लेकर एक विद्रोह वहां पे छिड़ गया है तो और कहा ऐसा, जा रहा है कि जी जी, तो डिफ्यूजिंग जो वहां पे ऐसा क्या है कि अभी भी नस्ली भेदभाव से यूरोप उबर नहीं पाया है, इसके क्या कारण? तो मेरे को लगता है इसमें सामाजिक जो रोल होता है समाज का रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस धर्म से रिलेटेड लोग होते हैं जो जो भी धार्मिक गुरु होते हैं उनका भी एक किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसलिए जो छोटे उम्र के लोग बच्चे हैं यूथ हैं वो इनकी बातों में आकर और फिर ऐसी हरकतें करते हैं। इकोनॉमी से। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति आपका सर नाम? नमस्ते। बजट इस बार देखिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट पास हुआ है, बजट में सबसे ज्यादा फोकस इस पर किया गया है। जो बजट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जी सर। फोकस एरिया कौन सा है, सबसे ज्यादा फोकस किया? सॉरी सर मतलब एग्जैक्ट मैं बजट के हिसाब से नहीं बता सकती। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र आते हैं बजट में, बजट तो बहुत वाइड होता है, बहुत सारे क्षेत्र कवर किया जाता है उसमें। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा फोकस किस क्षेत्र को किया है? शिक्षित सर किया गया? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। किसका? स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
बजट में जीडीपी का कितना % खर्च किया जाता है हमारे यहाँ? सॉरी सर। शिक्षा के क्षेत्र में बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में बजट का कितना % खर्च किया जाता है? एक अच्छा बजट का एक अच्छा जो अमाउंट है वो इसमें शिक्षा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, शिक्षा के प्रति हमारे यहाँ बहुत कम खर्च है, दोनों मिला के लगभग 5% अब किया गया है, दोनों था उसका। ठीक है ना? अच्छा, आप अभी हमने प्रश्न पूछा, उसका जवाब बता दिया। सबसे ज्यादा फोकस किया गया है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का नाम सुना है? नहीं सर। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? नहीं सर सॉरी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? तो ये मेरे को लगता है गांव के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किया गया होगा, और वहाँ पर नल जल का व्यवस्था करवाने के लिए ये किया गया है। कौन सा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? किसका आप उत्तर दे रही हैं? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जी सर। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। जी सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं जानती सर। नहीं, देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया गया, उसमें जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ क्लब कर लिया गया, उसको विकास करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए 2025 तक वो खर्च। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसमें आ गई, पैसे बहुत खर्च है इसमें, पैसा कहाँ से आएगा? तो कुछ हमारा जो एसेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट है, उसको गवर्नमेंट मोनेटाइज करे। मोनेटाइज करने का मतलब होता है उसको प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट पार्टीज को ऑन द बेसिस ऑफ लीज, लीज पर कुछ वर्षों के लिए देगा, उससे जो पैसा आएगा उसको भी मैंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया। जी ठीक है? आप जी सर। गया से, कहाँ से रहने, गया के रहने वाली है? गया गया सर। गया के रहने वाली है। अब बताइए कि बिहार में गरीबी की स्थिति क्या है? गरीबी तो पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन गरीबी की स्थिति क्या है बिहार में? सर हमारा बिहार कि बिहार की स्थिति, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग वहाँ पे हैं? सर मेरे को लगता है 30% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे है। इंडिया का क्या एवरेज होगा भारत? सॉरी सर, इंडिया का नहीं पता। तो गरीबी उन्मूलन के लिए आपके बिहार राज्य में कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम गवर्नमेंट की ओर से किया जा रहा है जो बिहार की गरीबी को कम किया सके? सर वहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर हम शिक्षित करेंगे अपने आबादी को तो वो आगे बढ़कर गरीबी रेखा से ऊपर जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे स्कीम जो है वो स्कूल स्कूल के लेवल पे, जैसे लड़कियों को साइकिल प्रोवाइड किया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड स्कीम दिया जा रहा है। उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए लड़कों वहाँ के यूथ को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। शिक्षा पर विकास किया जा रहा है, शिक्षा पर विकास। जी जी ठीक है, तो बताइए कि हमारे देश में कौन राज्य है जिसका प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन सबसे बेहतर है? सर केरला। तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्राइमरी एजुकेशन सबसे पूरी सबसे बेहतर है। ठीक है? जी अच्छा, पीएम गति शक्ति के नाम सुना है आपने? जी सर। पीएम गति शक्ति, ये सारे जी प्रश्न सर। बजट से ही पूछ रहे हैं आप, बाहर के नहीं है, सब बजट के जी सर। पास सब आता है। क्या सुना है, क्या है पीएम गति शक्ति? सर ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर गति शक्ति का पावर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट गति से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करें। लक्ष्य क्या है? इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। अच्छा, क्या नाम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ।
सॉरी सर, इसके बारे में एसएचजी क्या है? सॉरी सर। नरेगा के तो नाम सुने होंगे आप, महात्मा गांधी नरेगा। जी सर। नरेगा में मजदूरी कितना दिया जाता है एक दिन का? सर 350 के आसपास है। कितना? 350। गवर्नमेंट कितना फिक्स की है? थोड़ा स्टेट वेरी करता है, इससे गवर्नमेंट का फिक्स मजदूरी कितना है? सॉरी सर, मेरे को नहीं पता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। इंडिया में R&D के लिए एक अलग से फंड क्रिएट किया गया है हाल के दिनों, बहुत चर्चा का विषय रिसर्च है। एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हाँ, जी तो सर। ये किस तरह के प्रोग्राम्स हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्टर में जो भी काम किया जा रहा है उससे उसमें ये फंडिंग यूज होगी। जैसे स्पेस और जो स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसमें यूज किया जाएगा। केवल और इस तरह स्पेस, से केवल इस तरह स्पेस से से ही? नहीं सर, और जैसे मैकेनिकल फील्ड में भी इसको यूज किया जाएगा। अ, बिहार में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या, औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए कोई इस तरीके की? कि बिहार में लोगों का पिछड़ापन है, जैसा आप जानती हैं, तो बिहार के विकास के कोई 3 उपाय बताइए। सर बिहार को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में से भी हम और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये सेटअप करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और दूसरा है माइग्रेंट लेबर्स की एक समस्या है। अगर हम इंडस्ट्री देंगे तो जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं वो नहीं जाएंगे और उनके साथ उसको स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हम इसमें रख सकते हैं जहाँ उनको छोटी छोटी चीजों पे जो बेसिक चीजें हैं उनमें स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरा सर फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम हम कर सकते हैं जिससे जो हम हर साल जो फ्लड की समस्या झेलते हैं बिहार में तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं सर। हाँ, ये ये आपने एग्रीकल्चर का बिहार के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी नजरों में? हाँ सर, एग्रीकल्चर के लिए भी है। कृषि के लिए भी हम बहुत सारे सरकार ने पॉलिसीज बनाई हैं। और जैसे हम रोड मैप की अभी बात कर रहे थे तो वो भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहे तो जल जीवन हरियाली मिशन कब शुरू किया? हैं। सर जन जीवन हरियाली सर ये सब 2015 में सर। चलिए, ये सब सारे प्रश्न हो गए। योर इंटरव्यू इज ओवर। ठीक है? ठीक ठीक है? है, थैंक यू सर। इसमें क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक दे दूं, जो है ना। इसमें क्या है कि आपके पहले से सुधार है, बहुत बहुत सुधार। जी ठीक सर। है, बहुत सुधार है पहले से। कॉन्फिडेंस आपका शुरू से ही, जो शुरू से मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी, जब आपने ये तीसरा है आपका, मुझे लग रहा है। जी ठीक सर। है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग बात करें कि जो है वो, हमने 3 आधारों पे मार्किंग हमने की है। नॉलेज के बेस पे, ठीक है, नॉलेज के बेस में हमने 250 का हमने रखा है, एक मार्किंग की प्रणाली हमारी है। जी सर। तो नॉलेज के आधार पे हमने 80 मार्क्स आपको दिया है। जी सर। पर्सनालिटी वाइज ने भी हमने लगभग जो है वो 80 नंबर हमने दिया है पर्सनालिटी वाइज। आउट ऑफ 100 नॉलेज में भी 80, पर्सनालिटी में भी 80, और जो साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बैलेंस में हमने आउट ऑफ 50 में हमने 40 दिया है, उसमें भी जो है, जी यानी सर। कि 200 हमने दिया है 250 में। एक अच्छा मार्क्स कहा जाएगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू। वो नहीं, मैं बता रहा हूँ और भी चीजें जो है ना। और इसमें क्या होगा कि शुरू से ही ये तीसरा आपका है, तो पहला दूसरा तीसरे
तीसरे में कहीं भी आपके चेहरे पे कहीं पे घबराहट या उस तरीके का लक्षण नहीं था, पहले में भी नहीं था, दूसरे में, इस बार तीसरे में और भी आप अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हैं, कहीं पे उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल अपने सुधार के पॉइंट्स क्या है, सुधार के पॉइंट्स में केवल आपको बस ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पे कुछ चीज, जैसे कि हमने आपसे पूछा कृषि रोड मैप है, देखिए ये तो कॉन्फिडेंस लेवल का चेकिंग है, नॉलेज का चेकिंग नहीं है। लेकिन आप करिएगा क्या, आप 10-12 दिन जो भी आपके पास समय बचे हैं उसमें बिहार से संदर्भित चीजों को, स्कीम्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये 5 साल के लिए होता है, 2023 से 28 तक का कृषि रोड मैप। जी सर। दूसरा चीज ये है कि आपने जो जैसे बताया ना कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो है वो एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर पे रखिएगा, जी सर। इंडस्ट्री जो है, हाँ और जो है वो इकोनॉमी के एक अच्छे जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। तो आप डेट और बजट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज हाँ, और बिहार का भी बजट देख लीजिए। जी सर। है। अब जल जीवन हरियाली मिशन जो है बिहार के संदर्भ में थोड़ी सी फीसर्स है, फॉल्ट लाइन आप में है, जी तो अगर होगा कि ऑनलाइन कहीं पे बिहार का स्कीम, हम लोग बिहार पढ़ाते रहते हैं, तो बिहार की जी कुछ स्कीम्स होंगी तो उसको हम ऑनलाइन डिस्कस आपसे कर देंगे, तो जी सुनी सुनाई बातों को याद आया। जैसे जल जीवन हरियाली मिशन बिहार का फ्लैगशिप प्रोग्राम, ठीक है, अब हम लोग इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, तो ये 2019 में शुरू किया गया था, 15 का नहीं है। तो बिहार के जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं सभी को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको स्कीम्स की जानकारी देनी है। पब्लिक रिलेशन एज ए ऑफिसर जो है, आपको पूछा जाएगा कि आपका क्या काम है, आपके वर्क में क्या है, तो पब्लिक रिलेशन की इतनी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसके बारे में अद्यतन अप टू डेट आपको जानकारी रहनी चाहिए। मेंस परीक्षा हालांकि आपने दिया है, तो ये कुछ मुझे फॉल्ट लाइन नजर आया, वो भी नॉलेज के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, इसीलिए 80 नंबर हमने दिया है, फिर भी हमने दे दिया है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत शानदार है, मुझे तो लग रहा है कि अगर ना भी तैयारी करके जाए तब भी मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्यों कमी छोड़े। तो जी बिहार के सर ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर भी कुछ बजटीय के बातों को पूछा जो है वो, अब जैसे जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, अब देखिएगा कि ऐसा जो सब है ना करंट चीजें, और जो वो सब बिहार वाले को हाँ है ठीक है, करा। तो पढ़ लीजिए, सब मिल जाएगा। और देखिए कि जो बिहार के पिछड़े जिलों में बिहार ने काफी अच्छा नाम किया है, एक मैंने कि जो जिला है ना जो कि पिछड़े जिलों की लिस्ट में जो शामिल जो किया गया है, तो बिहार के कई जिले उसमें बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्रेस किया है। उसमें गया का पोजीशन आप देख लीजिएगा, जो गया से अभी हमने बहुत सारी चीजें पूछी नहीं है, जो है बहुत सारी चीजों को हमने छोड़ दिया है। जो मालवा बहुत पहले से ही है, मांडू जगह बहुत फेमस है, मालवा हिस्टोरिकल प्लेस पहले से रहा है, ठीक है, उसका कोई मराठों के आने से कोई उसका महत्व बढ़ा है, लेकिन पहले से ही ऐतिहासिक महत्व उसका है, ठीक है। धार जो है वो परमाणु की राजधानी रही है, हिस्टोरिकली भी आपका जगह इंपॉर्टेंस है, गया से संदर्भ आप देख लीजिएगा जो है ना। और इंडस्ट्री सेकंड, एग्रीकल्चर बिहार के लिए बहुत है, एग्रो इंडस्ट्रीज ज्यादा बताइएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। चलिए इसी के साथ जो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, समय भी समाप्त होगा, फिर अगला हम लोग जैसे भी होगा बात करेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। वेरी मच, थैंक यू।